सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो ये बताता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, हम क्या बोल रहे थे पहले कि अगर मान लो मेरे पास कोई एक बॉक्स है, ये 10 kgs का है, ठीक है, अब इसको मुझे रेस्ट से हटाना है और 10 सेकेंड दिए तो ज्यादा फोर्स लगेगा, या 5 सेकेंड दिए तो ज्यादा फोर्स लगेगा? 5 सेकेंड। मतलब कम समय में ज्यादा मोमेंटम का चेंज अगर आप कर रहे हो तो आपको फोर्स ज्यादा लग रहा है, और ज्यादा समय में आप मोमेंटम चेंज कर रहे हो तो आपको कम फोर्स लग रहा है। तो बेसिकली फोर्स का डेफिनेशन जो है वो आया था हमारे पास मोमेंटम से, और सिर्फ मोमेंटम से नहीं, मोमेंटम के चेंज, वो भी कितने फास्ट चेंज हो रहा है उस पर। तो हमने बोला कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to force applied, is directly proportional to force applied, force acting on an object is directly proportional to force acting on an object। अब जब मैं बात कर रहा हूं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है? कभी भी डिवीजन बाय टाइम। जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सीलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन। हमने कल देखा था कि मोमेंटम का मतलब क्या होता है? हाँ, उसको डिनोट करते हैं स्मॉल पी से। किससे? स्मॉल, प्रोपोर्शनल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन टी। अब फोर्स प्रोपोर्शनल टू मास इनटू फाइनल मोमेंटम है, मास तो वही रहेगा लेकिन वेलोसिटी कौन सा हो जाएगा? फाइनल। फाइनल वेलोसिटी इज v माइनस मास इनटू p इनिशियल है, इनिशियल मोमेंटम है तो वेलोसिटी भी इनिशियल, इनिशियल वेलोसिटी इज u अपॉन प्रोपोर्शनल टू, दोनों में कॉमन क्या है? ब्रैकेट में v माइनस यू अपॉन, और v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये कांस्टेंट का साइन हटाया, इज इक्वल टू लगाए तो एक कांस्टेंट लगता अपने पास। प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हम लोग हटाते हैं तो इज इक्वल टू में क्या लगता? यहां पर k का वैल्यू 1। कैसे आया? उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, बहुत सारे वैल्यूज देखे, चेक किए, समझ में आया कि k का वैल्यू क्या है। ऐसे बहुत सारे कांस्टेंट्स हैं जो अलग अलग साइंटिस्ट ने बताए, उन सबके वैल्यूज अलग अलग है। इसमें से इनका जो समझ में आया था वो था k का वैल्यू 1, देयरफॉर f इज इक्वल्स टू। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछता है कि भाई एक्सप्लेन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन मैथमेटिकली, तो ऐसे करना। कौन से? ये प्रोपोर्शनल। हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? न्यूमरेटर के साथ जाता वो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखना रहा तो 1 अपॉन में लिखना पड़ता। अपना ध्यान है नहीं, वापस ध्यान नहीं है क्लास में, अभी नहीं, इसके पहले भी हो गया। तू अकेला ही है, तेरा ध्यान बिल्कुल नहीं है क्लास में। तू वहां बैठा ही मत कर, तू वहां चले जा, उठ जा वहां से। क्या है पी का मतलब? पी फाइनल मतलब? पी इनिशियल मतलब? वेरी गुड, आया समझ में?
पक्का? बहुत इजी है ये वाला पार्ट। हाँ, एफ मतलब क्या होता है? एफ का मतलब फोर्स। ये कैपिटल एफ का मतलब क्या होता? फोर्स। अपन ने क्या लिखा ऊपर? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। वो फोर्स क्या है? कैपिटल एफ। अब ये डेरिवेशन अगर आपको 2 मार्क के लिए आया है तो ऐसा लिखना, अगर 3 मार्क के लिए आया तो क्या करना? आपने बोलना फॉर एन ऑब्जेक्ट इन मोशन m इक्वल्स टू मास, v इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, u इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, t इक्वल टू टाइम, f इक्वल टू फोर्स, a इक्वल टू एक्सेलरेशन एंड p इक्वल्स टू मोमेंटम। फिर बाद में आपने बाकी का लिखना। डेफिनेटली वही तो बता रहे अपन यहाँ पे। नहीं, वो तो इसका कंक्लूजन है, इन्फरेंस है। इसमें से आप और क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, कोरोलरीज क्या निकाल सकते हो? बहुत सारे। ये लॉ क्या बता रहा है हमें कि मोमेंटम को अगर आपको चेंज करना है और ज्यादा मोमेंटम कम समय में, मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के ऊपर फोर्स डिपेंडेंट है। फिर इसके थ्रू हमने डिराइव किया कि F इज इक्वल्स टू एम। तो हमारे लिए अब एक इंपॉर्टेंट चीज क्या समझ में आ गई कि भाई मास तो कांस्टेंट होता है। अगर आप एक ही ऑब्जेक्ट के लिए बात कर रहे हो, फोर्स बढ़ाओगे तो एक्सेलरेशन ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, फोर्स कम करोगे तो ऑटोमेटिकली एक्सेलरेशन कम होगा। अब अगर आप फोर्स को कांस्टेंट करते हो और मास को चेंज कर रहे हो, फोर्स उतना ही लगा रहे, मास बढ़ा दिया तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। फोर्स उतना ही है, मास कम कर दिया, एक्सेलरेशन। इसी का इस्तेमाल थर्ड लॉ में आएगा। यस, पी का मतलब क्या है रे? और पी फाइनल का मतलब? और पी इनिशियल का मतलब? अब इसमें आपको एग्जांपल्स के तौर पे कैसे आते हैं क्वेश्चंस? जैसे आप बोलते ना कि भाई आपको एक टेनिस बॉल और एक क्रिकेट का सीजन बॉल दोनों सेम वेलोसिटी से अगर फेंके तो कौन सा आपको इजी टू कैच है? रीजन क्या होगा उसका? वेलोसिटी सेम। समझ लो, हाँ, वेलोसिटी इज सेम इन बोथ द केसेस, मास इज डिफरेंट। मास ऑफ टेनिस बॉल इज स्मॉल, देयरफॉर मोमेंटम इज स्मॉल। Mass of cricket ball is more, season ball is more, therefore momentum is more. क्योंकि हमारे पास दोनों केसेस में क्या हो रहा है, हम मोमेंटम के बारे में ही बात करेंगे। क्या होगा? अगर मोमेंटम ज्यादा है तो आपको उसको जीरो करने के लिए फोर्स ज्यादा लगेगा। ज्यादा फोर्स लगेगा मतलब क्यों? क्योंकि आप बॉल कैच कर रहे, कम समय में आपको वो मोमेंटम को जीरो करना है। मोमेंटम को जीरो करना मतलब ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे लाना, ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे लाना मतलब वेलोसिटी को जीरो करना। मास में कोई चेंजेस होते क्या? तो मोमेंटम को आप जब जीरो कर रहे हो और बहुत कम समय में कर रहे हो तो फोर्स ज्यादा लगने वाला है। दोनों केसेस के अंदर जिसका मास ज्यादा होगा उसके लिए फोर्स ज्यादा, और जिसका मास कम होगा उसके लिए फोर्स। F इक्वल्स टू के में कैसे आएगी? जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है ये हटा के अगर मैं इज इक्वल टू लगाता हूं तो मुझे एक कांस्टेंट का टर्म लगाना होता है। मतलब कैसे? फॉर एग्जाम्पल, भाई आपको 10 किताबें खरीदनी है, आपको कुछ पैसे लगे। अगर 20 किताबें खरीदनी रही तो पैसे ज्यादा लगेंगे, पर कितने एग्जैक्ट लगेंगे वो डिपेंड करेगा कि एक किताब की कीमत कितनी। तो F इज इक्वल टू के इंटू एक्स। एक्स मतलब क्या हो जाता है आपके पास में? यूनिट्स ऑफ बुक्स, और के का मतलब उसका वैल्यू। जैसे हमने लीनियर पॉलिनोमियल भी किया था y इक्वल टू एक्स प्लस बी में, वहां पे फिक्स कॉस्ट भी था, वेरिएबल भी था। अगर मैं फिक्स को हटा दूं और फिर नंबर ऑफ कोर्सेज के लिए पे करना है तो कोर्सेज का जो वैल्यू होगा उसके हिसाब से वैल्यू बढ़ेगा। यहां पर के का वैल्यू इज 1 जो कांस्टेंट है। ठीक है, बोल। एन लिखो, कुछ भी लिखो, सी लिखो, है ना। हम लोग के सी इसके लिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बाकी के जो उसमें है उसमें के अपने को चल जाता। यूजुअली हम लोग जो भी नोटेशंस लेते हैं उसमें एक्स वाई जेड
फिर के, ऐसे यूज करते। फिजिक्स में ज्यादा से ज्यादा के का इस्तेमाल करते, कांस्टेंट टर्म्स के लिए मैक्सिमम टाइम्स के। ठीक है, एम मतलब मास, ए मतलब F इज इक्वल्स टू एम ए। ठीक है, तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के लिए हमने कुछ एग्जांपल्स देखे, कैचिंग ऑफ बॉल वाला जैसा बोले थे ना अपन, वैसा। इवन जो फुटबॉल के अंदर अगर कोई भी गोलकीपर है, अगर बॉल बहुत जोर से, ऐसा बहुत दूर से आ रहा, तो वो सामने जाने के बाद में बॉल को ऐसे धीरे से लेंगे। इवन बॉल ऐसा आया अगर और स्टॉप करना है, तो स्टॉप करने के लिए भी थोड़ा सा ऐसा लेते हैं, फिर थोड़ा सा उसको ड्रिबल करते। रीजन क्या है? मोमेंटम उसका ज्यादा है, उसको स्लो करने के लिए, ताकि फोर्स हमारा कम लगे, तो धीरे धीरे टाइम मिलेगा उसको वेलोसिटी कम करने के लिए और फिर जीरो करने के लिए। ठीक है, अब इस पे हम लोग जो है थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे आते हैं। इससे आगे जैसे हमने बात कर ली थी फोर्स F इज इक्वल्स टू एम ए, तो वहां से अब हमारे पास में जो है, जब हम बात करते थे ना कि अगर फोर्स सेम रहा और मास अलग अलग रहे, जैसे दो केसेस है F इक्वल्स टू एम ए में, इफ m is constant, F increases, acceleration increases, F decreases, acceleration decreases। उनका बोलना है कि भाई एक ही गाड़ी है, उसको अगर एक आदमी धक्का दे और 10 आदमी धक्का दे, एक आदमी धक्का देंगे तो धीरे धीरे गाड़ी जाएंगे आगे, 10 देंगे तो थोड़ी स्पीड से जाएंगी, बराबर। तो फोर्स बढ़ा है तो क्या बढ़ा? एक्सेलरेशन बढ़ गया। फोर्स बढ़ा है तो क्या बढ़ा? गिवन गाड़ी वही थी, उसका मास क्या था? कांस्टेंट। अगर इफ F इज कांस्टेंट, F इज कांस्टेंट मतलब क्या है कि फोर्स आपका कांस्टेंट है। अब आप मास को बढ़ाओगे तो एक्सेलरेशन, और मास को कम करोगे तो एक्सेलरेशन। आया समझ में? ये पक्का? तो ये दो केसेस है हमारे पास। क्या है ये? दो अलग अलग। अब ये जो केस है हमारे पास में, इसका इस्तेमाल हम लोग थर्ड लॉ में करेंगे। कैसे? देखो, थर्ड लॉ ऑफ मोशन मैक्सिमम लोगों को पता है, बहुत बार सुना है। क्या है थर्ड लॉ ऑफ मोशन? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, इसमें एक्शन रिएक्शन क्या है? फोर्स। एक्शन रिएक्शन क्या है? फोर्स। इसमें एक्शन और रिएक्शन जो है वो फोर्स है, और ये हमेशा पेयर में ही आते हैं। ये हमेशा पेयर में ही आते हैं, मतलब सिर्फ एक्शन फोर्स नहीं हो सकता, सिर्फ रिएक्शन फोर्स नहीं हो सकता। एक्शन होगा तो उसका रिएक्शन होगा ही, और अगर रिएक्शन हुआ है इसका मतलब पहले कोई एक्शन होगा ही। ठीक है, ये हमेशा किसमें आएंगे? पेयर में। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम, मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होगा? सेम। एक्शन रिएक्शन का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट, डायरेक्शन अपोजिट। ठीक है, अब आप समझो इसको थोड़ा सा, तो अपने ध्यान में आता है कि हम इसके बारे में कैसे बात करेंगे है? इसको मैं इसके साथ अभी कनेक्ट करूंगा। पहले ये समझ लो कि एक्शन रिएक्शन फोर्सेस मतलब क्या। अगर मैं बोलता हूं कि भाई ऐसे हम लोगों ने लिया, हाथ जोड़ते ना, यहां से फोर्स लगाया इधर, ये एक्शन, तो ये इधर से आएगा रिएक्शन। अब यही चीज अगर मैं एक ऑब्जेक्ट के ऊपर करता हूं, एक्शन रिएक्शन, यहां पे आप देखो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है मेरे पास में, इसके वजह से क्या हो रहा है? दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा है, बराबर। तो ये दो, एक ये पॉइंट ऑफ एक्शन हो गया और एक ये पॉइंट ऑफ एक्शन हो गया, तो हमको सिर्फ इसके बारे में ही पढ़ना पड़ेगा। हम दो चीजें पढ़ेंगे, ये जो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है, यहां से धक्का दिया तो ये भी इसको धक्का देगा, लेकिन अब क्या हो रहा? मैंने फोर्स अप्लाई किया, तो इस रिमोट ने भी फोर्स अप्लाई किया मेरे हाथ पे, लेकिन ये तो आगे चले गया। आप क्या बोल रहे थे? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो मैंने अगर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो ये भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगा, तो फिर तो कोई हलना ही नहीं चाहिए। हाँ,
जैसे एक बैलगाड़ी है ना, क्या करा बैल ने, गाड़ी के ऊपर फोर्स लगाया, तो बुलक ने क्या करा, उसको पुल किया, और गाड़ी ने भी क्या किया, बुलक को पुल किया। अब दोनों का आप बोल रहे हैं एक्शन रिएक्शन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे क्या? नहीं। आप रॉकेट लॉन्चर की बात करते कि रॉकेट जो है जब लॉन्च करने के टाइम क्या करता, वो फोर्स का लगाता नीचे और अर्थ फोर्स लगाता ऊपर, तो क्या एक दूसरे से कैंसिल आउट होते क्या? नहीं, रॉकेट चले जाता ऊपर। अब इसमें हो क्या रहा है, इसमें हो ये रहा है कि हमारे पास में ये जो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस है, इनका मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, बट दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट masses, they act on two different। अब देखो दोनों का फोर्स क्या है, सेम, लेकिन मासेस क्या है, अलग। दोनों के फोर्स क्या है, सेम, लेकिन मासेस क्या है, अलग। अगर मासेस अलग है तो क्या अलग होगा? एक्सेलरेशन। क्या अलग होगा? देयरफॉर टू डिफरेंट एक्सेलरेशंस, टू डिफरेंट एक्सेलरेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट था कि हमारे पास में एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस जो है वो हमेशा पेयर में आएंगे, दे विल एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन विथ इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। जैसे एक रॉकेट लॉन्चर और एक अर्थ हुआ, रॉकेट लॉन्चर ने फोर्स लगाया अर्थ पे, अर्थ ने फोर्स लगाया रॉकेट लॉन्चर पे। अर्थ का मास इतना ज्यादा है कि उसका एक्सेलरेशन नहीं के बराबर, और रॉकेट लॉन्चर का जो मास है एज कंपेयर टू अर्थ बहुत कम है, इसके लिए उसका एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा। आए समझ में? पक्का क्लियर है? चलो लिखो। बैलेंस फोर्स इज वन ऑब्जेक्ट। मैं फिर से वही बोल रहा हूं, हमने जब बैलेंस फोर्स के बारे में बात किया था तो डेफिनेशन में क्या लिखा था? इफ टू और मोर ऑब्जेक्ट्स एक्टिंग ऑन टू और मोर फोर्सेस एक्टिंग ऑन वन ऑब्जेक्ट। यहां पे मैंने जानबूझ के क्या करा, पहले ये एक्सप्लेन किया कि अगर फोर्स कांस्टेंट है और मास कम ज्यादा हुआ तो एक्सेलरेशन कम ज्यादा। फिर हमने यहां बताया एक्शन रिएक्शन फोर्सेस में फोर्स कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन अलग अलग है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। अगर मैग्नीट्यूड सेम है और दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे एक्ट कर रहा है, मतलब दो अलग अलग मासेस, तो दो अलग अलग एक्सेलरेशंस। तो ये हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन नहीं हुआ, ये हुआ बैलेंस फोर्सेस। आप एक ही ऑब्जेक्ट पे दो, इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया था। क्या ऐसा मैंने फोर्स लगाया तो ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन में नहीं आएगा, तो अच्छा आएगा, सिर्फ इतना पार्ट आएगा। किससे? हाँ, बोल सकते ना, बट वही है, एवरीथिंग इज अंडर सिचुएशन, मतलब क्या सिचुएशन और क्या कंडीशन दिया है उसके हिसाब से ही मैं बताऊंगा। इसलिए मैं ये सब कुछ क्या कर रहा, कंडीशन लिखने के बाद बोल रहा हूं।
डन, चलिए। लो आगे। अब इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन देता है ऐसा कि भाई फोर्स इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन्स, एक्सेलरेशन इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो बताओ ऑब्जेक्ट का मास कितना होगा? निकाल सकते हैं आप? क्या आएगा? F इक्वल्स टू एम ए, एन इक्वल्स टू 2 इंटू 5, है ना? तो ये 2 क्या है? मास इक्वल्स टू 2 kg। अगर वही आपको बोला कि फोर्स इक्वल्स टू 10 न्यूटन और मास इक्वल्स टू 5 kg, तो एक्सेलरेशन निकाल सकते क्या आप? कैसे निकालेंगे? F इज इक्वल्स टू एम ए, एफ अपॉन एम इज इक्वल्स टू ए। अब ये ऐसा फॉर्मूला आप लिखना चाहते हैं आप लिखे, नहीं लिखना चाहते आप ना लिखे। आपको मालूम है एक फॉर्मूला है, इसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट डायरेक्ट क्या कर देंगे? वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे, बराबर? ठीक है। अब यही क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज करते हैं। क्या बोलते हैं हमको कि भाई मास इक्वल्स टू 5 kg and an object is accelerating at 4 meter per second square. 4 meter per second square. Find force. ठीक है। If same force is acting and one object is added of mass 10 kg, what will be acceleration? तो इसमें क्या होगा? पहले आपको फोर्स निकालना है। F इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, 5 इंटू 4 20। अब यही फोर्स को वापस लेना है मास इंटू एक्सेलरेशन, लेकिन अब नया मास क्या है? 5 प्लस 10। वन ऑब्जेक्ट इज एडेड, ऐड किया है। अब 10 किलो पे नहीं हो रहा, वन ऑब्जेक्ट इज एडेड मतलब 10 प्लस 5 15, और फोर्स हमारा कितना है? 20। 20 अपॉन 15 इज ए, 3 जा 4 जा, तो ए का वैल्यू 1.33 मीटर पर सेकेंड। बेसिकली है क्या? एक ही फॉर्मूला है ना? क्लियर है ये तो अपन ने नॉर्मल एफ इक्वल्स टू एम ए देखा। अब इसमें दूसरा क्या टाइप आता है आपको कि भाई आपका एक ऑब्जेक्ट है, इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट किया, जैसे कि ब्रेक वाला था। एक बस ने ब्रेक लगाया 54 किलोमीटर पर आवर से 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड। फाइंड द फोर्स इफ द मास ऑफ द बस इज 10,000 kg। तो आप क्या करेंगे? एक्सेलरेशन निकाल के मास से मल्टीप्लाई, एक्सेलरेशन निकाल के मास से मल्टीप्लाई। क्वेश्चन देखेंगे अपन कुछ कल, तो अपने को ध्यान में आता है। पहले अपन सॉल्व एग्जांपल देखेंगे टेक्स्ट बुक के, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे, और कुछ एक्टिविटीज है जो अपने को डिस्कस करने हैं टेक्स्ट बुक के, वो अपन डिस्कस करेंगे। तो आप कल टेक्स्ट बुक कैरी करेंगे, कल नहीं मंडे। कल आप टेस्ट देने वाले हैं, मंडे को डिस्कस करेंगे। कल मतलब नेक्स्ट सेशन।